Hello plus 1 class. Today we are going to start our next topic, that is rise of Communist Party in China. इस चैप्टर में हमने दो पार्टीज़ की बात की है, एक वन इज़ एनपीपी एंड एक सीसीपी। तो दो चार पार्टीज़ की हमने बात की है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कैसे चाइना में अमर्ज हुई थी, यानी कैसे चाइना में आई थी। तो क्या हो रहा था, जापानीज़ जो थे ना वो चाइना पे इन्वेड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चाइना पे इन्वेड कर रहे थे। और वो जो टाइम पीरियड था दैट इज़ टाइम पीरियड ऑफ 1937। किसका टाइम पीरियड था? 1937 का। और तो गियोमिंटिंग था वो रिट्रीट हो गया था चाइना में। क्या हो गया था? रिट्रीट हो गया था। क्या हो रहा था कि ये जो इतने टाइम से वॉर चल रहा था, उस वॉर से जो चाइना था ना वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था, बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था। और हमें जैसे पता ही है कि वॉर जब होते हैं तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है और इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिस वजह से जो प्राइसेस थे ना वो रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहे थे। क्या हो रहे थे? रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहे थे। तो 30% जो प्राइसेस थे उनमें इंक्रीज़ आया था। और वो इंक्रीज़ जो है वो किस टाइम पीरियड में आया था? 1945 से 1949 के जो टाइम पीरियड थे ना उसमें प्राइसेस जो थे वो इंक्रीज़ होते जा रहे थे और 30% जो प्राइसेस था वो इंक्रीज़ हो गया था। और जो ऑर्डिनरी पीपल थे ना उनकी लाइफ डिस्ट्रॉयड हो गई थी। क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉयड हो गई थी। यानी अल्टीमेटली हम कहेंगे कि लोकल और ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा था। जो गांव की पॉपुलेशन थी चाइना की, या हम कहेंगे जो रूरल चाइना था, उसने दो क्राइसिस को फेस किया था। किसको फेस किया था? दो क्राइसिस को फेस किया था। कैसे? एक तो सॉयल एग्जॉस्टेशन हुआ था जो कि वॉर की वजह से हो रहा था, सॉयल एग्जॉशन एंड डिफॉरेस्ट्रेशन की वहाँ पे सिचुएशन आ गई थी, या फ्लड्स आ गए थे कहीं जगह पर। ये जो थे वहाँ की लैंड पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था। और जो सेकंड इफ़ेक्ट था, जैसे मैंने कहा दो क्राइसिस, तो फर्स्ट हो गया कि लैंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा था। और दूसरा क्या था कि वहाँ पे प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट, यानी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी चल रही थी, लोगों पे कर्जे चढ़ गए थे, इंडेप्टेडनेस हो गया था और टेक्नोलॉजी बहुत पुअर थी, जैसे प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी हो गई, और पुअर कम्युनिकेशन भी था। क्या था? पुअर कम्युनिकेशन भी था। तो ये जो थे चाइना क्राइसिस जो था फेस कर रहा था। और फिर क्या हुआ था, माओ जेडोंग जो है वो क्या कहते हैं, एमर्ज्ड हुआ था। पहले की पार्टी आई थी, गियोमिंटिंग थी, और उसको हराने के बाद कौन आ गया था? माओ जेडोंग। और इसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 1893 टू 1976। और ये एक ऐसी पार्टी थी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी चाइना की, और इसने मेनली फोकस किस पे किया था? पीजेंट्री पे, यानी किसानों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था इस बंदे ने। और रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स जो था वो चाइना में उसने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है। तो ये जो पर्सन है माओ जेडोंग, जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता है, इससे पहले कहाँ देखा गया था, यानी ये पहले कहाँ था? ये था एक ऐसी जगह पे जिसे जियांगी नाम से जाना जाता है। ये एक माउंटेनियस प्लेस है चाइना का। वहाँ पे ये जो था पर्सन, ये यहाँ से बिलोंग करता था। इसने 1922-34 में यहाँ कैंपेन की थी। और ये किससे बच रहा था, यानी इसको किससे खतरा था? वो खतरा था इसको जियो मिंटन से।
फिर इसने क्या किया था, जब ये पार्टी लेकर आया था तो इसने एक स्ट्रॉन्ग पीजेंट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी, और साथ ही साथ इसने लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी किया था। अब लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे, वहाँ पे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड थी ना, किसी के पास कम थी और किसी के पास ज़्यादा थी, तो इस पर्सन ने क्या कहा, इसका ये मानना था कि हर बंदे के पास इक्वल लैंड होनी चाहिए, तो इसने लैंड को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया था। और साथ ही साथ इसने वीमेंस प्रॉब्लम को, यानी जो वीमेंस के सोशल लेवल्स थे उस पे भी बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट की थी, यानी इन प्रॉब्लम्स को भी इसने सोल्व करना स्टार्ट कर दिया था। इसने एक रूरल वीमेन एसोसिएशन जो थी वो भी बनाई थी। तो ये काम किसने किया, ये काम किया माओ जेडोंग ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता था। तो ये जो था ना जियो मिंटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पर्सनालिटी थी, तो माओ जेडोंग को हमेशा ही खतरा रहता था इस बंदे से। तो इसने अल्टीमेटली अपनी आर्मी की सपोर्ट से ये कह दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ। और कहाँ चले जाओ, एक जगह है जो 6000 माइल्स दूर थी वहाँ से, कहाँ से, जिस जगह पे ये जो पर्सन है उसने रहना स्टार्ट किया था, एंड दैट इज़ जिएंगी। जिएंगी से वो जगह 6000 माइल्स दूर है, यानी हम कहें दैट इज़ 9600 किलोमीटर। तो उसने यहाँ से भगा दिया था। तो ये और इसके जो बंदे थे, या हम कहेंगे जो आर्मी थी, वो एक जगह पे शिफ्ट कर जाती है जिसे कहा जाता है शेंजाई, जो 6000 मील दूर थी जियांगजी से, या हम कहेंगे 9600 किलोमीटर दूर थी। तो और ये एक यनान की जगह थी, यनान भी एक चाइना का पार्ट है, वहाँ की ये जगह थी। और ये लोग जो थे ना, वो पैदल चलकर यानी बाय फुट गए थे इस जगह पे। तो ये सबसे लॉन्ग मार्च आज तक की कही जाती है। क्या कही जाती है, लॉन्ग मार्च। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि सबसे लॉन्ग मार्च कौन सी थी, जो चाइना में हुई थी, और वो हुई थी 9600 किलोमीटर या 6000 माइल्स, जो की थी माओ जेडोंग ने अपनी आर्मी के साथ, और वो उन्होंने की थी जियांगी से लेके शनाई तक। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी कैसे चाइना में अमर्ज होती है। सेकेंड जो टॉपिक है दैट इज़ हमारा एस्टेब्लिशिंग द न्यू डेमोक्रेसी। वो टाइम पीरियड था 1949 टू 65 का। तो क्या हुआ था, चाइना में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ गई थी। क्या आ गई थी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ गई थी, जिसे क्या कहा जाता था, न्यू डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था, न्यू डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी तो पहले भी आई थी जब कम्युनिस्ट पार्टी आई थी, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कम और डिक्टेटरशिप ज़्यादा करती थी। तो यहाँ न्यू डेमोक्रेसी आई थी जिसमें डेमोक्रेसी थी, और ये डेमोक्रेसी जो थी ना, इसमें हर तरह के सोशल क्लास जो थे इंक्लूड थे। क्या थे, हर तरह के सोशल क्लास इंक्लूड थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट। तो ये जो थी गवर्नमेंट का नाम था, जिसको 1949 में एस्टेब्लिश किया गया था, और वो नाम क्या था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट। और इस गवर्नमेंट में हर तरह की सोशल क्लास इंक्लूड थी। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट आई थी ना, इसने 1953 तक बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट वर्क किए थे, यानी बहुत से प्रोग्राम जो थे सोशलिस्ट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए थे सोसाइटी के अंदर। लेकिन एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम इसने लॉन्च किया था, और वो उस प्रोग्राम को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई थी, और बहुत कुछ किया भी था वेलफेयर का उस प्रोग्राम में। और उस प्रोग्राम का नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड मोमेंट। तो ये एक मूवमेंट जो था वो लॉन्च किया गया था 1958 में, और ये किस लिए किया गया था, इंडस्ट्रियलाइज को स्पीड अप करने के लिए, यानी इंडस्ट्री ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए ये किया गया था। क्या किया गया था, वहाँ का जो लिविंग कल्चर था ना, उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। जो लोगों के घर हुआ करते थे ना, उस घर के जो बैकयार्ड्स मतलब हम कहेंगे कि पीछे का जो आंगन हो गया,
घर के पीछे का जो आंगन हो गया वहाँ पर क्या लगाए गए थे, स्टील फर्नांसेस लगाए गए थे। क्या लगाए गए थे, स्टील फर्नांसेस, यानी लोगों को इस तरह से एनकरेज किया गया था कि वो अपने ही घर में क्या करेंगे, स्टील को प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, अपने ही घर में स्टील को प्रोड्यूस करेंगे। एक काम तो ये किया गया था, और दूसरा उन्होंने पीपल्स कम्यून्स बनाए थे। पीपल कम्यून्स का मतलब लोगों के ग्रुप बनाए थे। उन्होंने उनको इस तरह से एनकरेज किया गया था कि उन्हें कलेक्टिवली ही क्या करना पड़ेगा, लैंड को कल्टीवेट करना पड़ेगा, हार्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को जो प्रिपेयर किया था वो इकट्ठी तरह कलेक्टिवली करा था, यानी एकजुट होकर करा था, टीम वर्क दिया था, जिससे कहा जाता है कि पीपल कम्यून जो थे वो वहाँ पर बनाए गए थे। 1958 में 26,000 जो कम्यून थे वो बनाए गए, जिन्होंने 98% जो थी फार्म पॉपुलेशन, या हम कहेंगे फार्म्स तैयार किए थे, फार्म्स को कवर कर लिया था। तो इस तरह से जो लोग थे वो कम्यून बनाया करते थे और इकट्ठे रहा करते थे। और ये जो बंदा था ना, मायो, इसका मेन फोकस ये रहता था, ये क्योंकि हमें पता है कि ये सोशलिस्ट था, इसका मेन फोकस यही रहता था कि जो लोग हैं वो मिलजुल के रहें। तो उसने कहा कि हर इंसान को 5 लव करने ज़रूरी हैं, यानी 5 चीज़ों से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ फादरलैंड, यानी जो उनकी कंट्री लैंड है उसे हमें प्यार करना चाहिए। साथ ही साथ उसके लोगों को, पीपल को, यानी वहाँ की लेबर को, जो भी मज़दूर हैं उनको, साइंस को, एंड जो कंट्री की प्रॉपर्टी है, यानी पब्लिक, हम लोगों की जो प्रॉपर्टी है या उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है, इन 5 चीज़ों के लिए एक इंसान के मन में भावना, या हम कहेंगे प्यार होना चाहिए। तो उसका ये मानना था कि एक इंसान तब इंसान कहलाएगा जब वो अपने देश को प्यार करेगा, वहाँ के लोगों को प्यार करेगा, लेबर को प्यार करेगा, साइंस को प्यार करेगा और पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा। उसके लिए उसके पॉजिटिव आइडियाज़ रहेंगे। तो मास ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो बनाई गई थी। मास ऑर्गेनाइजेशन किस किस के लिए बनाई गई थी? फार्मर्स के लिए, वीमेन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और अदर ग्रुप्स जो थे वो वहाँ पर बनाए गए थे। तो कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, प्लीज़ उन्हें रीड कर लेना। जैसे ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन, जिसमें 76 मिलियंस मेंबर्स थे, या फिर हम कहेंगे ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन, जिसमें 3.29 मिलियन जो थे मेंबर्स थे। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था पार्टीज़ का वो अभी तक इतना क्लियर नहीं हो पाया। बस इनका अल्टीमेटली जो था वो ये था कि हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो वहाँ पर करनी है। तो इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल मिलता था वो एग्रीकल्चर से मिलता था, और एग्रीकल्चर को वो कलेक्टिवली जो थे टेक केयर किया करते थे। इस तरह से उन्होंने जो तो उनका ये मानना था कि जो है काम मिलजुल के करना चाहिए, लेकिन ये जो मेथड था ये हर लोगों तक नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से जो ग्रोथ थी वो इतनी नहीं हो पाई थी। और फिर उनको क्या करना पड़ा, 1904 और टू 1907 में किसी एक की और सरकार आई थी, यानी एक पर्सन की वो दे रखी है बर्थ डेट, जिसका नाम था डेंग जियोपिंग आए थे एग्जिस्टेंस में, जिनका बर्थ टाइम है 1904 टू 1907। उन्होंने क्या किया था, इस कम्यून सिस्टम को चेंज करने के लिए सोचा था, यानी मॉडिफाई कर दिया था, क्योंकि ये जो कम्यून सिस्टम था उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने जो भी कम्यून सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था वो भी इतना एफिशिएंट नहीं रहा। तो जो बैकयार्ड में फर्नांसेस लगाए गए थे उससे इतना स्टील ऑब्टेन नहीं हो पाया था, बल्कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम थी वो भी राइज होने लग गई थी। तो इस तरह से जैसे हमने पढ़ा कि डिक्टेटरशिप से वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई थी, और डेमोक्रेसी में लोगों के बारे में सोचा गया था और उसे न्यू डेमोक्रेसी कहा गया था। तो ये जो आज का टॉपिक था ये आपका टॉपिक रहेगा पेज नंबर 249 टू पेज नंबर 251। कोशिश करेंगे कि 2-3 लेक्चर्स में ही आपका जो सिलेबस है वो डन हो जाए, एंड वी विल गो फॉर रिवीजन।
So after discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next video. Till then, take care. Thank you.